हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये टिपिकल कंपोनेंट्स का कनेक्शन होता है। एक कहलाता है स्टार और दूसरा कहलाता है डेल्टा। स्टार कनेक्शन या डेल्टा कनेक्शन दोनों में से किसी को भी अगर हम ऑब्जर्व करें तो कोई भी दो रेजिस्टेंस इस कनेक्शन के ना तो सीरीज में मिलते हैं ना पैरेलल में मिलते हैं। सबसे पहले शुरुआती मैंने डीसी सर्किट एसी सर्किट के इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में मैंने सीरीज रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन लिया था, जिसमें मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल बताया था, और पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंसेस का लिया था जिसमें करंट डिवीजन रूल बताया था। उसी वीडियो में मैंने मेंशन कर दिया था कि आगे जाकर मैं स्टार और डेल्टा कनेक्शन की भी बात करूंगी, जो कि ना तो सीरीज कनेक्शन होता है रेजिस्टेंसेस का, ना पैरेलल कनेक्शन होता है, एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होता है उनके कनेक्शंस का। इससे रिलेटेड जो आगे की थ्योरी है वो एसी सर्किट्स में है, जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे स्टार डेल्टा कनेक्शन को। और ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला है। और नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे घर में आने वाली जो पावर होती है वो थ्री फेज पावर ही आती है और थ्री फेज कनेक्शन ही होता है। मतलब या तो स्टार कनेक्शन के थ्रू आता है या डेल्टा कनेक्शन के पैटर्न में हमारे घर में सप्लाई होता है। तो वैसे स्टार में ही होता है, डेल्टा में नहीं होता है, पर जस्ट यहाँ मैं आपको बताने के लिए कि घर में आने वाला जो पावर है वो स्टार कनेक्शन में ही हमें सप्लाई किया जाता है। तो इन कनेक्शंस की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है पावर सिस्टम में। तो चलिए, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करके या डिफरेंट थ्योरम्स का अप्लाई करके या डिफरेंट लॉज को अप्लाई करके सर्किट एनालिसिस करते हैं, तो उस वक्त कहीं तीन रेजिस्टेंसेस या तो स्टार फॉर्मेशन में मिलते हैं या डेल्टा फॉर्मेशन में मिलते हैं। तो सर्किट को जब हम रिड्यूस कर रहे होते हैं, सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन जहाँ पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे अगर, या पॉसिबल नहीं कहना चाहिए, जहाँ सीरीज कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन ऑब्जर्व नहीं हो रहा होता है वहाँ पक्के से तीन रेजिस्टेंसेस के बीच में या तो डेल्टा कनेक्शन मिलता है या फिर स्टार कनेक्शन मिलता है। अभी मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ, पर सेम चीज़ अप्लाई होती है इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में भी। तो आप अभी पूरा डिस्कशन मेरा डीसी सर्किट से रिलेटेड है, तो मैं वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स भी डीसी वाले ले रही हूँ, और मैं कंपोनेंट्स जो ले रही हूँ वो सिर्फ रेजिस्टेंसेस ले रही हूँ, इंडक्टर और कैपेसिटर को नहीं ले रही हूँ। तो इसका एप्लीकेशन हमें स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन का कहाँ होता है, जहाँ हम सर्किट रिड्यूस करते करते सर्किट को छोटा करके सर्किट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहाँ किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दो रेजिस्टेंसेस ना तो हमें सीरीज में मिलते हैं ना पैरेलल में मिलते हैं। तो जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो पक्के में स्टार या डेल्टा में होते हैं। अगर स्टार में है तो हम डेल्टा में उसको बदल दें, और डेल्टा में है तो स्टार में बदल दें, तो हमारा सर्किट आगे फिर रिड्यूस होना शुरू हो जाता है और हम सर्किट एनालिसिस बहुत ईजीली कर पाते हैं। अब मैं बता देती हूँ कि स्टार और डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है। स्टार कनेक्शन इसे बोलते हैं और डेल्टा कनेक्शन इसे बोलते हैं। इसे वाई कनेक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि वाई जो बनता है वो ऐसा कुछ बनता है, और स्टार कनेक्शन भी ऐसा ही होता है। डेल्टा जो है वो डेल्टा ऑपरेटर या ट्रायंगल शेप को हम डेल्टा बोलते हैं मैथ्स में, तो उस हिसाब से इसे डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं, इसे स्टार कनेक्शन बोलते हैं। ये दोनों कनेक्शंस तीन तीन कंपोनेंट्स की मदद से बनता है, एक दो तीन कंपोनेंट्स की मदद से बनता है। स्टार कनेक्शन में तीनों कंपोनेंट्स का एक टर्मिनल कॉमन कनेक्टेड रहता है, कॉमनली कनेक्टेड, और बाकी जो दूसरे टर्मिनल से वो बाहर लाइन से कनेक्टेड रहते हैं, इन्हें लाइंस बोला जाता है। यहाँ पर जो है तीनों रेजिस्टेंसेस साइक्लिक मैनर में कनेक्टेड रहते हैं। मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल सेकेंड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, सेकेंड रेजिस्टेंस का सेकेंड टर्मिनल थर्ड रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से, और थर्ड रेजिस्टेंस वापस फर्स्ट रेजिस्टेंस के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। तो ये साइक्लिक कनेक्शन है, इसे डेल्टा बोलते हैं। ये क्लोज लूप फॉर्म करता है, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता पर एक न्यूट्रल पॉइंट हमें देता है, इस पॉइंट को न्यूट्रल कहा जाता है, और इसका भी इम्पोर्टेंस आगे है। इसे हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम्स कहते हैं, इन दोनों को हम थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, आगे पूरा डिटेल में जैसा अभी बताया वो सब मैं एसी सर्किट्स के साथ पूरा डील करूंगी, तो आपको एक एक चीज सारी समझ में आएगी।
अब जो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिकल या फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसका यूटिलाइजेशन बताया कि सर्किट प्रोडक्शन के दौरान 3 रेजिस्टेंसेस कभी हमें स्टार में या कभी डेल्टा में मिलते हैं, तो स्टार वाले को डेल्टा में बदल दें या डेल्टा वाले को स्टार में बदल दें तो हमारा सर्किट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो उसी चीज़ को आज मैं समझाने वाली हूँ कि स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अब यहाँ पर स्टार से डेल्टा जाना है या डेल्टा से स्टार जाना है, ये तीनों रेजिस्टेंसेस ये 3 नहीं है, ये 3 अलग रेजिस्टेंसेस है, ये 3 अलग रेजिस्टेंसेस है। ऐसे कि जब मैं स्टार कॉम्बिनेशन से डेल्टा कॉम्बिनेशन में जाऊंगी तो यहाँ से जो करंट अंदर जा रहा है सेम करंट ये वाला भी होगा, या फिर C से जो करंट अंदर जा रहा है या B से जो करंट अंदर जा रहा है वो B से यहां से भी जाएगा, C से यहां से भी जाएगा। ये मीनिंग है कि इसके जैसा ये है, या फिर A और C के बीच में या BC के बीच में मुझे जो पोटेंशियल मिल रहा है सेम पोटेंशियल मुझे यहाँ पर BC के बीच में मिलेगा, सेम पोटेंशियल मुझे BC के बीच में मिलेगा, या फिर A और B टर्मिनल के बीच में जितना पोटेंशियल मिल रहा है सेम यहाँ भी A और B के बीच में उतना ही पोटेंशियल मिलेगा। C और A के बीच में जितना पोटेंशियल होगा उतना ही C और A के बीच में यहाँ भी पोटेंशियल मिलेगा। तो इक्विवेलेंसी इसे कहते हैं कि लाइन से अंदर जाने वाले करंट्स या लाइन के बीच के वोल्टेजेस जो होते हैं वो सेम होंगे, तब हम कहेंगे कि ये सर्किट इसके जैसा है या इसके जैसा ये है या दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अभी मैंने इक्विवेलेंसी आपको करंट और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बताई। सिमिलरली इक्विवेलेंसी को हम रेजिस्टेंस के टर्म्स में भी समझ सकते हैं। वो कैसे? A और B के बीच में मुझे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ मिलेगा वही सेम A और B के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ भी मिलता है, तो हम कहेंगे ये दोनों इक्विवेलेंट है। और नेचुरली यहाँ के AB के बीच में जो रेजिस्टेंस है यहाँ के AB के रेजिस्टेंस के बराबर है, यहाँ के B और C के बीच में जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिल रहा है वही सेम रेजिस्टेंस यहाँ के B और C के बीच में भी मिले तो हम कहेंगे इक्विवेलेंट है, या फिर CA के बीच में। तो अभी जो कॉन्सेप्ट मैं इक्विवेलेंसी का बेस लेकर चल रही हूँ वो बेस मेरा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंसी वाला है। कुछ बुक्स में आपको वोल्टेज और करंट इक्विवेलेंसी वाला भी मिलेगा। तो इक्विवेलेंट किन्हीं भी, मैं अब स्टार डेल्टा के रिस्पेक्ट में नहीं बात करी, अब मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रही हूँ कि दो सर्किट सभी इक्विवेलेंट कहलाते हैं जब उनके सेम नेम्ड टर्मिनल्स के बीच में आपको सेम वोल्टेज या उन टर्मिनल से इन या आउट होने वाले करंट्स सेम मिले, या फिर उन दो टर्मिनल्स के बीच में रेजिस्टेंस आपको सेम मिले, तब हम कहेंगे कि दोनों सर्किट्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। सेम कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान भी दिया था, जिसमें मैंने करंट इक्विवेलेंसी के टर्म्स में दोनों सर्किट को इक्विवेलेंट बताया था। यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंसी के रेस्पेक्ट में दोनों सर्किट को एक दूसरे के इक्विवेलेंट बोलते हुए स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करके बताती हूँ। तो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंसी मैं फॉलो कर रही हूँ, तो नीड टू फाइंड आइदर RA, RB, RC इन टर्म्स ऑफ RAB, RBC, RCA और वाइस वर्सा। मेरा टारगेट क्या है कि मुझे RA, RB, RC या तो RAB, RBC और RCA के टर्म्स में चाहिए, या फिर मुझे RAB, RBC, RCA मुझे चाहिए RA, RB और RC के टर्म्स में। मतलब अगर मेरे पास डेल्टा अवेलेबल है तो ये वैल्यूज मुझे निकालते आनी चाहिए, और अगर मेरे पास स्टार अवेलेबल है तो मुझे ये वाली वैल्यूज निकालते आने चाहिए। तो चलिए मैं बेस जो फॉलो कर रही हूँ, जैसा अभी बताया कि मैं रेजिस्टेंस इक्विवेलेंसी वाला बेस फॉलो कर रही हूँ, तो A और B टर्मिनल के बीच में जो रेजिस्टेंस मुझे इस सर्किट में अपीयर होगा या समझ रही होंगी वही सेम रेजिस्टेंस मुझे RAB के बीच में मिलेगा, तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। और मैं मान के चल रही हूँ कि मिल रहा है, तो मेरा RAB स्टार कनेक्शन का मतलब A और B के बीच में स्टार कनेक्शन का जो RAB मिलेगा, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा? मुझे डेल्टा के RAB के बीच में। अब ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जब थर्ड लाइन ओपन हो। मतलब एक कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ेगी कि व्हेन C इज ओपन,
तो मैं ये दोनों को इक्विवेलेंट कह रही हूँ, पर देयरफॉर कंसिडर थर्ड लाइन इज ओपन। मतलब ये कब पॉसिबल है इन दोनों का एक दूसरे के बराबर रहना, जब सी लाइन ओपन हो। या फिर मैं बराबर रहना नहीं कहना चाहिए मुझे कि इन दोनों का पॉसिबल है, मैं इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस परफेक्टली तब फाइंड आउट कर सकती हूँ जब मैं सी को ओपन रखूँ। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। जब मुझे ए और सी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना होगा तो मुझे बी को ओपन रखना पड़ेगा, तभी मैं परफेक्टली पता कर पाऊंगी। और मुझे बी और सी के बीच का जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ और यहाँ पता करना रहेगा, तब मुझे ए को ओपन रखना पड़ेगा, तभी मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पता कर पाऊंगी। और दोनों सर्किट इक्विवेलेंट है ही तो मैं उनको इक्वेट कर पाऊंगी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि यहाँ पर मैं इक्विवेलेंसी बता रही हूँ रेजिस्टेंस को इक्वेट करके। मैं मान के चल रही हूँ कि ये दोनों सर्किट एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो रेजिस्टेंस को मैं इक्वेट कर रही हूँ। ठीक है, रेजिस्टेंस को इक्वेट करूंगी तो इस सर्किट के दो लाइंस का बीच का रेजिस्टेंस कब पता कर पाऊंगी, जब मैं थर्ड लाइन को ओपन रखूंगी। और यहाँ पे भी मुझे सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। दो लाइंस के बीच का रेजिस्टेंस पता करना है तो थर्ड लाइन को मुझे ओपन करना पड़ेगा। चलिए अब हम फाइंड कर लेते हैं। स्टार कनेक्शन में यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए कीप सी ओपन। सी को लाइन को मैंने ओपन रखा है, मतलब सी से कोई करंट नहीं आ रहा है। तो स्टार कनेक्शन का RAB जो होगा वो ये है, और यहां से कोई करंट नहीं बह रहा है, और हमें मालूम है जिस रेजिस्टेंस से करंट नहीं बहता वो यूजलेस होता है। तो ये वैसा है जैसे कि सर्किट में है ही नहीं। तो A और B के बीच में मुझे ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, A और B। तो मैं RAB स्टार कनेक्शन का C को ओपन रखते हुए कितना रेजिस्टेंस फाइंड कर पा रही हूँ, RA और RB का सीरीज कनेक्शन, तो मैं दोनों को ऐड करके दोनों का इक्विवेलेंट निकाल ले रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब जब मैं यहाँ देख रही हूँ कि मुझे RAB के बीच में मुझे कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है C को ओपन रखने के बाद, तो आप ये देखेंगे कि इसको मैंने ओपन रख दिया, मतलब ये कनेक्शन में नहीं है, तो RAB तो है ही, और मुझे दो पाथ्स मिल रहे हैं, एक पाथ A to B ये मिल रहा है और एक पाथ A to B मुझे ये मिल रहा है। मतलब ये वाला पाथ और ये वाला पाथ पैरेलल में आ रहे हैं, और ये जो सेकंड पाथ है पैरेलल वाला, इसमें ये दोनों रेजिस्टेंसेस एडिशन में है, सीरीज में है। तो इसका मतलब इन दोनों का एडिशन इसके साथ पैरेलल में है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि RBC प्लस RCA इज इन पैरेलल विथ RAB। ऐसा मेरा कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है। चलिए इसे मैं वापस जोड़ देती हूँ, ये समझाने के लिए मैंने डिलीट किया था या रब कर दिया था। अब RAB और RBC प्लस RCA का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिस इनटू दिस अपॉन सम, पूरा दोनों का सम हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, जिसमें मेरे पास यहाँ पर RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना आ गया, RAB इंटू RBC प्लस RCA अपॉन RAB प्लस RBC प्लस RCA। ऐसे ही जब मैं B को ओपन रखती हूँ तो मुझे RC प्लस RA इज इक्वल टू RAC, मतलब B को जब मैंने ओपन रखा तो ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो A और C के बीच में RA प्लस RC मिलेगा मुझे, और यहाँ पर A और C के बीच में मुझे RCA के साथ पैरेलल में इन दोनों का एडिशन मिलेगा। तो यही किया, RCA या RAC जो भी बोले, इसके साथ पैरेलल में मुझे RBC प्लस RAB मिल रहा है। तो फिर से मैंने एक्सपैंड करके उसे लिख लिया है। ऐसे ही जब मैं A टर्मिनल को ओपन रखती हूँ तो मुझे B और C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस स्टार का और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेल्टा का ये मिलेगा, तो ये कनेक्शन हो जाएगा। अब हम तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दे तो LHS साइड में मुझे ट्वाइस ऑफ RA प्लस RB प्लस RC मिलेगा, और RHS साइड में मुझे न्यूमरेटर में RAB RBC ट्वाइस मिलेगा, RBC RCA ट्वाइस मिलेगा, और RCA RAB भी मुझे ट्वाइस मिलेगा। तो न्यूमरेटर में ट्वाइस आ गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ RAB प्लस RBC प्लस RCA होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब मुझे इसके बाद RAB प्लस RBC प्लस RC इक्वल टू RAB RBC प्लस RBC RCA प्लस RCA RAB अपॉन सम ऑफ ऑल द 3 डेल्टा रेजिस्टेंसेस ये मिल गया। अब मैं बोर्ड रब करके आपको आगे का और डेरिवेशन समझा देती हूँ।
बोर्ड रब करके रीराइट कर दिया इक्वेशन को। इक्वेशन नंबर 4 जो है 1 2 3 का एडिशन है, उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आर सी इक्वल टू एल एच एस में मिलेगा आर सी सिर्फ, और आर एच एस में हमें फोर्थ इक्वेशन के न्यूमरेटर से फर्स्ट इक्वेशन की दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो सिर्फ आर बी सी और आर सी ए मिलेगा, और डिनोमिनेटर में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए मिलेगा। सेकेंड फोर्थ इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें सिर्फ आर बी मिलेगा, और आर एच एस साइड में हमें आर बी सी आर ए बी अपॉन आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ये है। इसी तरीके से फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने पर आर ए मिलेगा। तो फाइनली जो है अगर मैं इससे कुछ इन्फ्रेंसेस निकालने की कोशिश करूं, मैं याद रखने का तरीका ढूंढूं कि मुझे कैसे याद रह सकता है कि ये तीनों अवेलेबल है, तो यहाँ वाले स्टार रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू होगी, या यहाँ वाले की क्या होगी, या यहाँ वाले की क्या होगी, क्योंकि इस डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार को जब मुझे रियलाइज करवाना होगा तो ये स्टार जो है वो इसी पैटर्न में रियलाइज होगा और इसी लोकेशन पर रियलाइज होगा। तो यहाँ पर आर ए है, चलिए मैं आर ए को समझ लेती हूँ कैसे निकल रहा है। आर सी ए आर ए बी, आर सी ए आर ए बी, और डिवीजन में तीनों का एडिशन, इन तीनों के एडिशन से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ वाला रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद स्टार का इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, तो मुझे इसके दोनों तरफ के रेजिस्टेंसेस का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में मुझे तीनों रेजिस्टेंसेस के एडिशन को रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं आरबी को पता करने की कोशिश करती हूँ जिसको हम यहाँ रियलाइज कर सकते हैं, तो आरबी जो होगा वो आर बी सी इंटू आर ए बी होगा डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए होगा। इसी तरीके से आर सी को रियलाइज कर सकती हूँ तो आर बी सी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए होगा। इस तरीके से हम डेल्टा टू स्टार का ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखने का तरीका है। अगर ये वाला स्टार का रेजिस्टेंस पता करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय तीनों का एडिशन, ये वाला पता करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय एडिशन, और ये वाला पता करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दोनों साइड के और तीनों के एडिशन से डिवाइड करना। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है डेल्टा टू स्टार के फॉर्मूले को याद रखने का। अब मैं आपको स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन बता देती हूँ। फॉर्मूले जो आपको याद रखने अल्टीमेटली वो ये है, जनरली किसी भी एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता है, पर बीइंग अ मैथ स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की इक्वेशंस को हैंडल करके हमने मतलब इक्वेशंस के साथ क्या जम्बलिंग की और हमें अल्टीमेटली ये वाली इक्वेशन कंक्लूसिव मिली है। अब हमारे पास 5 6 7 इक्वेशंस आ गई है, मतलब ये एक्चुअली फॉर्मूला है डेल्टा टू स्टार का। मतलब डेल्टा अगर अवेलेबल है तो स्टार के जो रेजिस्टेंसेस है वो कैसे पता करने हैं, तो इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं। और एक मैंने याद रखने का तरीका भी बताया था कि आर ए आर बी और आर सी कैसे हम याद रखें कि कैसे इवैल्यूएट होंगे आर ए बी आर बी सी और आर सी ए से। अब ये जो 5 6 7 इक्वेशंस है इसमें मैं 5 और 6 को मल्टीप्लाई करती हूँ पहले, फिर 6 और 7 को, और फिर 7 और 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास 8 9 10 इक्वेशंस आ जाएंगी। तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर एल एच एस में मुझे आर बी इंटू आर सी मिलेगा, और आर एच एस में मुझे आर बी सी का स्क्वायर मिलेगा और आर ए बी इंटू आर सी ए मिलेगा, और डिनोमिनेटर में मुझे आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर मिल जाएगा। सिमिलरली जब मैं 6 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आर बी और आर ए का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा एल एच एस में, और आर एच एस में मुझे आर ए बी का स्क्वायर मिल जाएगा, और आर सी और आर बी सी मुझे वहाँ पर न्यूमरेटर में और साथ में मिल जाएगा, और डिनोमिनेटर में मुझे आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए का होल स्क्वायर। सिमिलरली 7th और 5th को मल्टीप्लाई करने पर आर ए सी आर ए एंड आर सी होगा और आर सी ए का होल स्क्वायर, और बाकी बचे हुए जो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है आर ए बी और आर बी सी वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, और डिनोमिनेटर में तीनों टर्म्स के एडिशन का स्क्वायर। अब हम 8 9 10 तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो 8 9 10 इक्वेशंस को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइनली मिलेगा आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए, और साथ में मुझे उस तरफ आर एच एस में मुझे जब मैं तीनों टर्म्स को ऐड करूंगी तो न्यूमरेटर में मुझे कॉमन निकल आएगा आर ए बी आर बी सी और आर सी ए, और ब्रैकेट में मुझे आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए एक टर्म मिलेगी, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है तो एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में एक आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए बचा रह जाएगा आउट ऑफ दिस,
और न्यूमरेटर में तीनों RAB, RBC और RCA का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये तीनों का जब मल्टीप्लिकेशन हुआ तो इस टाइप से मेरे पास एक 11th इक्वेशन आ गई। अब मैं 11th इक्वेशन को एक बार 5 से, एक बार 6 से और एक बार 7 से डिवाइड करूंगी तो मुझे RAB, RBC और RCA सीधा सीधा मिल जाएगा। यहीं से आप समझ लीजिए कि 11th इक्वेशन को अगर मैं 5th से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर मुझे LHS में तीनों का एडिशन डिवाइडेड बाय RC मिलेगा। ये तो सीधा सीधा है। और RHS साइड में मुझे RAB, RBC, RCA को इससे डिवाइड करूंगी RBC, RCA से, तो मुझे सिर्फ RAB मिलेगा। डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सीधे सीधे RAB इज इक्वल टू RAB, RA, RB प्लस RB, RC प्लस RC, RA अपॉन RC ऐसा मिल जाएगा। और सिमिलरली मुझे RBC और RCA भी मिल जाएगा। इसको याद रखने का तरीका, जब मुझे स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो मैं स्टार टू डेल्टा, मतलब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए, तो मतलब ये वाला RAB मेरा कहाँ लाई करेगा। जब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ है तो RAB मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, ये वाला, ये RAB मेरा यहाँ मिलेगा। अब RAB की वैल्यू मैं कैसे पता कर सकती हूँ? विद द हेल्प ऑफ RA, RB एंड RC। तो तीनों के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, मतलब RA, RB प्लस RB, RC प्लस RC, RA और डिवाइडेड बाय जस्ट इसके अपोजिट, RAB के अपोजिट यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है? RC, तो डिवीजन में हम उसको लेंगे। अगर इसी तरीके से मैं RBC की बात करूँ इसकी, तो RBC मुझे मिलेगा तीनों रेजिस्टेंसेस के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, मतलब RC इंटू RA प्लस RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय RA हो जाएगा, जस्ट इसके अपोजिट वाला रेजिस्टेंस से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हम RCA भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरा ये पूरा डिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा। और अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ तुरंत लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।